तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों जितने भी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल रिपीटेड नियम और सिद्धांत है वो सारा कुछ एकदम धजिया उड़ा देने वाला है इस वीडियो में, और बिना रटाए इतनी यूनिक तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपके इस कम समय का महत्व समझता हूं कि आपको रटने की बिल्कुल समय भी नहीं है आपके पास कि आप रटो बैठ करके या याद करो। इसलिए मैं कोशिश भरपूर करूंगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो को देखते देखते ही समझा सकूं। तो बिना देर किए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो जितने भी फिजिक्स के नियम है उसको करेंगे हम लोग पहले, फिर उसके बाद जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सिद्धांत है उन्हें करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है बायो सेवर्ट का नियम। अब बायो सेवर्ट का नियम होता क्या है, इससे पहले ये बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी भी तार में, जब किसी भी वायर में, जब किसी भी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबक क्षेत्र तैयार हो जाता है। ये बात तो हर किसी को पता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। तो ये जो चुंबक क्षेत्र तैयार हुआ, इसी चुंबक क्षेत्र को की गणना करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया। जैसे भाई यहाँ पे चुंबक क्षेत्र तैयार हो गया, तो जैसे पता चलाने के लिए कि इस जगह पे चुंबक का वैल्यू एक्चुअली में है कितना, अगर थोड़ा दूर पे और जाए तो चुंबक का वैल्यू है कितना, इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, तो कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो उस फार्मूले को किसने दिया, बायो सेवर्ट ने, इसलिए इसका नियम कहा गया बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो कैसे दिया उसने फार्मूले को, क्या कहा, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है उसको हम बाद में समझेंगे। पहले यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रटाऊं नहीं, आपको वीडियो देखते देखते ही समझा दूं, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम एक वायर यानी एक तार लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक तार लेंगे। अगर इस तार की लंबाई को, ये जो तार है, ये जो तार है, इस तार की लंबाई को अगर हम यल नाम दे दें, इस तार की पूरी लंबाई को, इस तार की पूरी लंबाई को हम बोल दें कि यल है, मान लेते हैं ये तार की पूरी लंबाई जो है यल है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इस पूरी लंबाई वाले तार में, हम पूरी तार की लंबाई में हम अगर छोटा सा हिस्सा ले, केवल अगर हम एक छोटा सा हिस्सा ले, तो इस लंबाई को हम डीएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीएल, क्योंकि बड़े में से छोटा सा लिया जाता है तो डी लगा दिया जाता है, ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी लंबाई ले ली भैया। अब इस छोटी सी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, यहां से छोटी सी लंबाई ले ली। अब इस छोटी सी लंबाई की वजह से किसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि चुंबक कितना पैदा हुआ। तो इस छोटी सी लंबाई की वजह से मान लेते हैं आर दूरी पे, कितना, आर दूरी पे यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं क्या, चुंबक। तो अब एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे हमने छोटी सी लंबाई लिया है, तो यहाँ पे जो चुंबक तैयार होगा वो भी तो बहुत छोटा सा होगा। अगर लंबाई और बड़ा लेंगे तो चुंबक और बड़ा हो जाएगा, लंबाई और बड़ा हो जाएगा तार की, तो चुंबक का प्रभाव यानी वैल्यू, चुंबक का मान, चुंबक और ज्यादा मजबूत हो जाएगा वहां पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे। तो इस चुंबक को बी बोल रहे हैं, अगर छोटी सी लंबाई लिया है तो यहाँ पे डी बी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डी बी। इतनी बात समझ आई, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, याद रखना बायो सेवर्ट के नियम में। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, यहां तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को मैं थीटा कह देता हूँ, ठीक है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो चुंबक है ये किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है, और ये चुंबक पैदा हुआ कब होगा, जब इसमें करंट आई बहा होगा, धारा जब आई बहेगी तभी तो चुंबक तैयार होगा ना चारों तरफ, ठीक है। तो हम किसी पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं कि इस छोटे से तार की लंबाई की वजह से इस पॉइंट पे चुंबक कितना है। तो इस चुंबक का मान पहले देखेंगे किस किस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस तार में अगर हम धारा और बढ़ाते जाएंगे तो जितना करंट मजबूत होगा, जितना धारा बहवाएंगे, जितना करंट बहवाएंगे, वो चुंबक उतना ही ज्यादा प्रभावशाली यानी मजबूत हो जाएगा। धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबक भी बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाओगे, मान करंट का वैल्यू जैसे बढ़ाओगे वैसे चुंबक बढ़ेगा, करंट और बढ़ाओगे चुंबक और बढ़ जाएगा, करंट और बढ़ाओगे चुंबक और बढ़ जाएगा। तो एक के वैल्यू के बढ़ने से जब दूसरा का वैल्यू बढ़ने लगता है तो वहां पे शब्द यूज किया जाता है समानुपाती का। किसका, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती, दोनों का मतलब सेम होता है कि एक के वैल्यू के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ने लगे तो वहां पे कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, अनुक्रमानुपाती, या आप समानुपाती जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है भैया। यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो पहली चीज आपने क्या देखा, पहली चीज आपने देखा कि उत्पन्न जो चुंबक है ये बहने वाली धारा के क्या है, समानुपाती है, यानी आप ये कह सकते हो कि जो डी बी है वो समानुपाती है किसके, करंट आई के। पहला चीज। दूसरा एक सवाल करता हूं मैं, आप खुद सोचना, दिल से ईमानदारी से जवाब देना। ये तार की जो छोटी सी लंबाई मैंने यूज किया है, तो यहाँ पे चुंबक जो भी आया होगा, अगर इस तार की लंबाई को थोड़ा और बढ़ा देते तो यहाँ पे जो चुंबक आता उसका मान बढ़ जाता ना, तार की लंबाई और बढ़ा देते तो चुंबक का मान और बढ़ जाएगा ना। यानी अगर तुम तार की लंबाई को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे
चुंबक का मान भी बढ़ता जा रहा है। यानी यहां भी एक के बढ़ाने से दूसरा अगर बढ़ रहा है तो यहां भी समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो यहां पे भी कह सकते हो कि यहां पे उत्पन्न जो चुंबक है इसकी लंबाई के क्या है भैया, आपका अनुक्रमानुपाती है। समझ आई इतनी बातें। नेक्स्ट तीसरी बात ध्यान से समझिए, यहां पे जो थीटा है, थीटा कोण जो है ये, अगर इसको साइन थीटा के टर्म में लिया जाए तो साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू कौन होता है, 90 डिग्री पे 1 आता है। यानी अगर इसको ऐसे ऐसे मोड़ के एकदम सीधा 90 डिग्री पे कर दे तो मैक्सिमम चुंबक पैदा होगा। यानी जब आप थीटा का मान 90 कर देंगे, इसका मतलब थीटा का मान बढ़ाने पे साइन थीटा के हिसाब से अगर चेक किया जाए, किसके हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से, तो थीटा का मान बढ़ाने पर क्या हो रहा है, चुंबक बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे तीसरे लाइन में लिखोगे कि थीटा का मान बढ़ाने पे क्या हो रहा है, चुंबक बढ़ रहा है। अभी यही जो मैं लिख रहा हूं वही चीज परिभाषा में दिखेगा, देखना अभी तुम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला है चौथा। अब यहां पे क्या है कि ये जो आर दूरी है, अगर दूरी ऐसे बढ़ाते जाओगे, दूरी अगर बढ़ाते जाओगे तो चुंबक घट जाएगा। ये बात हर कोई जानता है। दो चुंबक अगर हाथ में ले लो, अगर पास ले आओ तो चुंबक बल जो होता है, प्रभाव ज्यादा लगता है, दूर ले जाने पे चुंबक का प्रभाव कम होता जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि दूरी जितना बढ़ता जाएगा चुंबक का मान उतना घटता जाएगा। तो एक के वैल्यू के बढ़ने से दूसरा जब घटता है तो वहां पे जो आता है वहां डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। यानी यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती को हमेशा बटे के नीचे लिखा जाता है। क्या हो गया ये, व्युत्क्रमानुपाती। अभी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती शब्द का मीनिंग समझे कि अगर एक के वैल्यू बढ़े और दूसरा घटने लगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपाती, और उसे बटे में लिखा जाता है। तो आर जो है वो क्या व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन इसका वर्ग, ठीक है। अब चार चीज हो गए। अब इसी को बायो सेवर्ट ने क्या किया, मिला दिया। तो इधर डी भी रखा, फिर बटे खींचा, नीचे वाले को नीचे रखा और ऊपर वाले को ऊपर, आई डी एल साइन थीटा। अब ये बात आप भली भांति जानते होंगे कि जैसे ही हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई, और इनटू में क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे जो मैंने लिखा इसी को आप डेफिनेशन में लिख देते हो तो ये हो जाता है बायो सेवर्ट का नियम। अब मान लो तुम्हें बायो सेवर्ट का नियम लिखना है तो तुमने हेडिंग लगा लिया, मान लो ऊपर में हेडिंग डाल दिया। अब यहां से आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, यहां से मान लो उत्तर लिखना शुरू कर रहे हो बायो सेवर्ट के नियम का। तो शुरुआत कहां से करोगे, तुम शुरुआत यहां से करोगे कि बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर उत्पन्न चुंबक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है या होती है, ठीक है। उसी तरह ये पहले के लिए लिखा मैंने 1 के लिए। अब सेकंड के लिए जब लिखोगे तो यहां लंबाई के लिए है तो लिखोगे उत्पन्न चुंबक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां क्या, साइन थीटा, तो यहां उत्पन्न चुंबक कोण यानी ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथे में क्या लिखोगे, यहां उत्पन्न चुंबक बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इतना लिखने के बाद इनको मिलाओगे, मिलाने के बाद ये नियम लिख दो, मतलब मिलाने के बाद ये फार्मूला लिख दोगे, यहां तक पहुंचोगे, बायो सेवर्ट का नियम कंप्लीट हुआ। अब बताओ समझ आया। यही बात यहां पे डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, आप पढ़ के देख लो। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारा वहन करने वाले चालक में सूक्ष्म तत्व द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तत्व में प्रवाहित धारा और उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने यहां बोला वही शब्द है या नहीं, क्लियर है नहीं। लेकिन अगर इसे मैं डायरेक्ट पढ़ता तो आपको रटा हुआ टाइप का लगता, लेकिन अब क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम है लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम मैं यहाँ पे चाहूं तो डायरेक्ट पढ़ सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा, समझ नहीं आएगा। तो लेंज के नियम को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है।
या कह लीजिए स्व प्रेरण क्या होता है ये समझना पड़ेगा। आप ध्यान से समझो, जैसे मान लो मैं यहां पे एक इस तरह से कुंडली बना लिया तार का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि अगर इस कुंडली में थोड़ा भी हलचल होगा, अगर थोड़ा भी धारा बहेगा तो सुई इधर उधर हो जाएगा। अब मैं इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने यहाँ दिमाग लगाया कि एक छोटा सा चुंबक लिया, हमने एक छोटा सा छड़ चुंबक लिया नॉर्थ और साउथ का, ठीक है। अब जब हमने छोटा सा छड़ चुंबक लिया नॉर्थ और साउथ का, आपको भली भांति ये बात पता होगा कि नॉर्थ से चुंबक की बल रेखाएं इस तरह से निकलती हुई नजर आती हैं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। इस तरह से चुंबक की बल रेखाएं निकलती हुई नजर आती हैं। अब इस चुंबक को दोस्त अगर मैं यहां से ऐसे अंदर ले जाऊं तो ये जो गोला गोला आपको दिख रहा है बंद पृष्ठ, अब इसको ऐसे ले जाने पे क्या हो रहा है, उस बंद पृष्ठ के अंदर से क्या गुजर रही है, चुंबक बल रेखाओं की संख्या गुजर रही है, ये लाइनें गुजर रही हैं। ऐसे आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, कभी लाइनें ज्यादा गुजर रही हैं उसके अंदर से, कभी लाइनें कम गुजर रही हैं, ये वाली जो लाइनें लाल लाल वाली हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये कह सकते हो कि उस परिपथ में बार बार चुंबक को आगे पीछे करने से क्या हो रहा है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स किसे कहते हैं बता चुका हूं, ठीक है। फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स किसे बोलते हैं, फाई को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चा, फाई को बोलते हैं। फ्लक्स किसको बोलते हैं, फ्लक्स किसको बोलते हैं, फाई को। अब यहाँ आगे पीछे करने की वजह से बार बार जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा, जिसे वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, और ई से इंडिकेट करते हैं। और ई बराबर जो है हो जाता है माइनस डी फाई बटा डी टी। अब ये डी फाई क्या है, ये फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। जब बार बार आगे पीछे कर रहे थे ना, तो कभी बल रेखाएं इसमें ज्यादा घुस रही थी, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, उसके वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या हो गया, ई उत्पन्न हो गया, ई जनरेट हो गया। और जो ये वैद्युत वाहक बल है, ये जो वैद्युत वाहक बल है, ध्यान से समझो, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है पता है, ये किसकी वजह से उत्पन्न हुआ था, फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। तो ये क्या करता है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। यानी जब चुंबक पास आने की कोशिश करता है तो ये जिससे उत्पन्न हुआ है वो चुंबक को दूर धकेलने की कोशिश करता है, और जब चुंबक को दूर जाने लगता है तो ये जो उत्पन्न हुआ ईएमएफ है वो खींचने की कोशिश करता है, हर बार विरोध वाला काम करता है। यानी ये जब पास आता है तो ढकेलता है, जब ढकेलने दूर जाता है तो पास खींचने की कोशिश करता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हो कि जिससे उत्पन्न हो रहा है, ये किससे उत्पन्न हुआ है, चुंबक के आगे पीछे होने की वजह से, तो ये जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है, ठीक है। यही बात अपने नियम में लेंज कह रहा है, आप पढ़ सकते हो। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत धारा, प्रेरित का मतलब समझ गए ना, जो अभी ईएमएफ जनरेट हुआ है उसे प्रेरित धारा भी कहते हैं। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो जिससे उत्पन्न हुआ है, लिखा है ना, कि वो उस कारण का विरोध करता है वो जिससे उत्पन्न हुआ है, वो उस कारण का विरोध करता है वो जिससे उत्पन्न हुआ, अर्थात चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। इसे ही लेंज का नियम करते हैं, और इसका गणितीय रूप क्या है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बटा डी टी। अब कहोगे माइनस चिन्ह का मतलब क्या है, तो माइनस चिन्ह का मतलब होता है ये विरोध को दर्शा रहा है, हर बार अपोजिट को। यानी चुंबक पास आने की कोशिश कर रहा है तो धकेलने की कोशिश कर रहा है, चुंबक दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो खींचने की कोशिश कर रहा है। यही लेंज का नियम है, यही लेंज अपने नियम में बता रहा है। ये दिमाग से निकलेगा नहीं, जो मैंने स्ट्रक्चर के दम पे समझाया है। अब आता है किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का क्या नियम होता है, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, ठीक है। एक संधि का नियम होता है जिसे धारा का नियम भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसे संधि का, समधि मत समझ लेना, नहीं समधि समधि आइन वाला संधि समझना, इसे संधि का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, संधि का नियम। तो याद रखना, किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा, ठीक है। अच्छा मैं तो परिभाषा रटने लगा यार, नहीं नहीं पहले सिखाऊंगा। मान लो संधि होता क्या पहले समझो। जैसे मान लो एक तार यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक तार इधर से मान लो आ रहा है। अब दोनों एक जगह पे मिल गए, तो जहां पे टकराया है, जहां पे एक जगह पे ज्वाइंटर है, ज्वाइंटर को ही संधि कहते हैं, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए इस तरह से हो रहा है, कुछ इस तरह से तार आ जा रहे हैं। तो मान लो दो तार अंदर की तरफ गए, देखो एकदम इजीली समझ आ जाएगा। दो तार अंदर की तरफ गए और तीन तार मान लेते हैं बाहर की तरफ निकल रहे हैं इस तरह से।
यानी अंदर की तरफ मान लेते हैं सपोज दैट एक करंट है I1 वो अंदर की तरफ जा रहा है, करंट है I2 अंदर की तरफ जा रहा है, करंट I3 बाहर की तरफ जा रहा है, करंट I4 बाहर की तरफ जा रहा है, करंट I5 बाहर बाहर की तरफ जा रहा है। अब मेरी बात को सुनना, अंदर जाने वाली करंट का योगफल, योगफल यानी I1 प्लस I2, ठीक ना, अंदर जितना करंट गया है उतना ही बाहर निकलेगा। यानी I1 I2 को जोड़ोगे तो कहने का मतलब इसका ये है कि I3 प्लस I4 प्लस I5 के मान के बराबर होगा। इसके कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो, इसके कहने का मतलब यह है। अब अगर इस पूरे को इधर ले आओगे, अच्छा नहीं समझे, अरे सिंपल है यार, कि जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, यही संधि का नियम है, समझ रहे हो। यानी अंदर जाने वाली करंट का योगफल और बाहर निकलने वाली करंट का योगफल दोनों एक दूसरे के हमेशा बराबर होता है, इसे ही संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे I1 प्लस I2 है, अब इसको इधर भेजो, सब माइनस में आ जाएगा। मैथमेटिक्स यही कहता है ना कि इधर वाले इधर आके माइनस में हो जाएंगे, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस में, उधर कुछ नहीं बचा, जीरो। अब इस टोटल को चाहो तो तुम लिख सकते हो सिग्मा I बराबर 0। यही है तुम्हारा संधि का नियम। सिग्मा का मतलब योगफल होता है, टोटल का जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, तो किरचॉफ का धारा का नियम वही है जो मैंने बोला है। देखो, किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा और उस जंक्शन से निकलने वाली कुल धारा के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। कुल का मतलब वही योगफल। अब बताओ समझ आएगा नहीं, और यही हो गया फार्मूला। अब आता है वोल्टेज का नियम, जिसे लूप का नियम भी कहते हैं, जिसे लूप का नियम भी कहा जाता है, जिसे लूप का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अभी लूप का नियम क्या होता है, आइए समझा देते हैं हम। ये लूप का नियम क्या होता है, देखिए, जैसे कभी भी हम इस तरह से बंद परिपथ लेते हैं, मान लो यहाँ पे इस तरह से मैंने, इस तरह से मान लो मैंने बंद परिपथ लिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मान लो इस तरह से बंद परिपथ लिया है, यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे वोल्टेज मान लो V2 है, यहाँ प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, यहाँ प्रतिरोध क्या है R2, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को समझना, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, अगर कोई आदमी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो प्लस यानी अमीर से गरीब की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल वो क्या होगा, गरीब होगा। और वो कोई बंदा गरीब है लेकिन वो गरीब से अमीर की तरफ जा रहा है, तो आगे जाकर के वो क्या बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, यानी धनवान बन जाएगा। समझ आई मेरी बातें। एक और मजे की चीज देखो, अभी कहोगे यहाँ क्या मतलब है इसका, अभी इसका मतलब है बेसिक समझ लो, न्यूमेरिकल में मजा आएगा। ये जो मैंने प्रतिरोध बनाया आर, हमेशा याद रखना करंट जब ऐसे बहेगा, करंट जब ऐसे बहेगा तो करंट हमेशा याद रखना प्लस से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, ऑलवेज। प्रतिरोध में करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, यानी अमीर से गरीब की तरफ जाता है, यानी चिन्ह क्या हो जाएगा, अमीर से गरीब की तरफ जाएगा तो ओवरऑल चिन्ह क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है यहाँ समझो। देखो, मान लो मैं यहाँ से करंट भेज रहा हूँ, मान लो यहाँ से इस तरह से करंट आई भेज रहा हूँ, ठीक है, तो इधर से जा रहा है और हर कोई जान रहा है बैटरी का छोटा वाला ये वाला हिस्सा माइनस होता है और ये वाला प्लस हो रहा है, यानी हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो V1 को लिखोगे, V1 को पॉजिटिव में, फिर अब करंट ऐसे जाते 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 ऐसे घूम जाएगा। अब करंट ऐसे जाते जाते जब घूम जाएगा, तो बताया था ना प्रतिरोध में हमेशा करंट प्लस से माइनस की तरफ जाता है ऑलवेज। तो यानी तुम अमीर से गरीब की तरफ जा रहे हो, अमीर से गरीब की तरफ जा रहे हो, यानी ये R1 और जो करंट आई है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, I और R1, ठीक है। अब ये गरीब से अमीर से गरीब की तरफ जा रहे हो, इसलिए यहाँ निगेटिव लिखोगे। अब यहाँ जाने के बाद ऐसे घुमा दो, घूम गया, यहाँ क्या है भैया निगेटिव और यहाँ क्या है पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा कि इस बार भी गरीब से अमीर की तरफ जा रहा है, इसलिए V2 को लिख दो पॉजिटिव। फिर यहाँ से मोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि बताया ना प्रतिरोध में हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, तो यहाँ माइनस करके लिखना पड़ेगा तुम्हें IR2। अब ये पूरी तरह से एक चक्कर लगा लिया ना, एक रोटेशन पूरा कंप्लीट हो गया, इसलिए बराबर में क्या लिख दोगे 0, ठीक है। इसी को बोला जाता है लूप का नियम, इसी को क्या बोला जाता है, लूप का नियम। अब कहोगे आपने जो करा वो समझ कैसे आएगा, हम डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, जो मैंने बताया वही चीज डेफिनेशन के रूप में ये लिखोगे कि कुल जो इसकी वोल्टेज होती है, एक चक्कर जब पूरा रोटेट करता है तो उस दौरान उसका क्या हो जाता है, मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे तुम लिखोगे V1 माइनस, अब इस पूरे को चाहो तो हटा के, इस पूरे को हटा के चाहो तो सिग्मा V बराबर 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब यही बात यहाँ लिखा हुआ है, अब देखो पढ़ो, कह रहा है किसी बंद परिपथ में सभी विभवांतरों तथा विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। इसे ही लूप का नियम कहते हैं। यहां तक समझ आया नहीं, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, ईमानदारी से बताओ,
यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब आती है बारी कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है तनी देख लीजिए। कूलाम का नियम क्या होता है, बहुत सिंपल है। कूलाम का नियम अगर देखो, मान लो कूलाम ने ये बात तो जानता था, ये बात आपको भी पता होगा कि दो आवेश अगर हम लेते हैं कुछ दूरी पे, तो दो आवेश एक दूसरे को या तो खींचेंगे या तो धकेलेंगे। अगर दो आवेश समान है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को धकेलेंगे। एक जैसे आवेश एक दूसरे को धकेलेंगे, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो एक दूसरे को धकेलेंगे, प्रतिकर्षित होगा। और अगर एक दूसरे से माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षित होगा, धकेलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। और एक तरफ अगर प्लस हो जाए और एक तरफ माइनस हो जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे भैया? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात समझ आ रही है नहीं? यहाँ तक क्लियर हो रही है नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर है भैया, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। अब यहाँ कूलाम ने क्या किया, अपने नियम को बताने के लिए उसने दो आवेश को लिया और ये बताना चाहता था कूलाम कि जो ये दो आवेश या फिर बल लगा के एक दूसरे को जो धकेलते हैं या फिर बल लगा के जो एक दूसरे को खींचते हैं, उसका बल का अगर वैल्यू निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा। तो उस बल का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला चाहिए, तो उसी फार्मूले को कूलाम ने दिया था। ठीक है, अब कूलाम ने उस फार्मूले को कैसे दिया, किस तरह से गणना किया, वही कूलाम का नियम कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन जो है रटने वाली भाषणबाजी वाला काम, रटने वाला काम बाद में होगा, पहले हम फील करेंगे फिर रटेंगे। ठीक ना? तो ध्यान से समझो। यहाँ पे आवेश को Q1 कह लेते हैं, इस वाले आवेश को Q2 कह लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कूलाम ने क्या किया, दो आवेश लिया। ठीक है, दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, या फिर एक प्लस और एक माइनस भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस ना लगा करके डायरेक्ट एक काम करते हैं, एक तरफ के आवेश को Q1 और एक तरफ के आवेश को Q2 कह लेते हैं। ठीक है, और एक कितनी दूरी पे है, मान लेते हैं R दूरी पे है। तो कूलाम ने क्या नोटिस किया, कूलाम ने ये नोटिस किया कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल है, यानी जब इसका वैल्यू और इसके वैल्यू का जो मल्टीप्लाई करता था, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो बल था वो नोटिस किया कि इसके मल्टीप्लाई का वैल्यू जैसे बढ़ रहा था, अगर मल्टीप्लाई करने पे 100 आया, उसी का वैल्यू बढ़ा के जब मल्टीप्लाई किया, जब 200 आया तो ऑटोमेटिक बल बढ़ गया। जब मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 300 आया तो बल और बढ़ गया, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 400 आया तो बल और बढ़ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे यानी आवेश का गुणनफल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बल बढ़ता जा रहा है। यानी आवेश का गुणनफल जो है बल के, तब इसका मतलब अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा तो अनुक्रमानुपाती। तो पहला चीज उसे पता चल चुका था कूलाम को कि दो आवेशों का गुणनफल जो होता है उसका परिमाण जो होता है वो लगने वाले आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना पता चल गया। फिर दूसरी बात उसने क्या नोटिस की कि दो आवेश है, जैसे चुंबक में होता है, जैसे चुंबक में देखते हो ना कि दो आवेश है, तो दो आवेश को क्या करेंगे हम, दूर ले, जैसे दो चुंबक है, अगर दो चुंबक को दूर ले जाओगे तो प्रभाव घटता जाता है, पास ले जाओगे तो प्रभाव बढ़ता जाता है। उसी तरह आवेश जैसे जैसे दूर जाएंगे लगने वाला बल घटता जाता है, दूरी बढ़ाने पे बल क्या होता है, कम हो जाएगा, और दूरी बढ़ाओगे तो बल और कम हो जाएगा। और एक के बढ़ने से दूसरा जब घटता है तो अनुक्रमानुपाती बोलते हैं या व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो परिभाषा में भी देखना जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वही चीज मिलेगा यहाँ, तो F 1/r² हो जाएगा। ठीक है, यानी जो होगा इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया उसने, मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में Q1 Q2 नीचे में R²। ठीक है, अब जैसे ही भैया आप इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/4πε0 और हो जाएगा Q1 Q2/r²। अब ये जो आया है इसे ही बोला जाता है कूलाम का बल का फार्मूला। अब जो यहाँ पे मैंने किया है वही सेम अगर परिभाषा में न मिले तो आप कभी वीडियो मत देखना मेरा, देखो सेम टू कॉपी वही मिलेगा जो मैंने बताया। मैंने क्या बोला, दो आवेश है। ठीक है, और दो आवेश के बीच में ध्यान से देखो, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या लगने वाला जो बल होता है, यहाँ लगने वाला केवल बल लिखा है, लेकिन आप डेफिनेशन में क्या लिखना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हो, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही बोला जाता है कूलाम का नियम। अब बताओ ईमानदारी समझ आए, इतना ही लिखना है, आगे की चीजें नहीं लिखना आपको। समझ आए मेरी बातें, क्लियर हुआ कूलाम का नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया एम्पियर का परिपथीय नियम। अभी मैंने एक शब्द बोला था, कुछ याद है आपको, कि अगर कोई तार है और तार में अगर धारा बहेगी
तार में अगर धारा बहेगी तो उसके इस तरह से सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, एक चुंबक तैयार हो जाएगा, एक मैग्नेट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैग्नेट जो जनरेट हुआ है, यहां से हम इसकी छोटी सी लंबाई अगर ले लें, इसकी छोटी सी लंबाई का इस्तेमाल करें और इस छोटी सी लंबाई का डायरेक्शन देखें तो इधर की तरफ है, इसकी लंबाई की दिशा किधर है, इधर की तरफ, और जिधर लंबाई की दिशा है उसी सेम डायरेक्शन में इसका चुंबक भी है, सेम डायरेक्शन में क्या है, इसका चुंबक भी है, और यहां से यहां के बीच की दूरी क्या है, आपका आर है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना जब भी एम्पियर का परिपथीय नियम पूछेगा तब। अब ये जो डायग्राम तुमने बनाया है यानी डीबी और डीएल, अब यहाँ पे एक खास चीज देखो, यहाँ पे कि जो डीबी और डीएल है या फिर बी कह लो, ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो तुम्हारा बी इंटू डीएल है उसका समाकलन अगर कर दोगे तो म्यू नोड और बहने वाली धारा के मान के बराबर होगा, इसे ही बोला जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब यही सेम चीज अगर यहां ना लिखा हो तो बोलो, कह रहा है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखा नहीं, रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा के म्यू नोड गुना या गुणनफल के बराबर होता है। यही बात यहां लिखा है, यह है एम्पियर का परिपथीय नियम। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखोगे तो कोई नियम नहीं है, एक तो ये लॉरेंज बल है, फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि लॉरेंज बल एक तरह के नियम की तरह ही होता है। तो लॉरेंज बल क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे देखो कोई भी आवेश है, अभी मेरा लॉन्ग वाला वीडियो, लंबा वाला देखा ही होगा, मैराथन वाला जो 2 घंटे का आया है, तो उसमें ये सब चीजें मैंने समझाया था। ठीक है, अगर ये कोई आवेश है मान लो, ठीक है, यहाँ मान लो मेरे पास ये जो क्रॉस कर रहा हूं ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबक है, ये क्या है भैया, इस तरह से मान लो चुंबक है। ठीक है, ये क्या है भैया, चुंबक है, और इसी चुंबक में वैद्युत क्षेत्र भी है, इसी चुंबक में क्या है, वैद्युत क्षेत्र भी है। वैद्युत क्षेत्र यानी ई और बी यानी चुंबक क्षेत्र। अब आपसे एक सवाल करता हूं, अब इस आवेश को भाई ध्यान से सुनना, इस आवेश को, अगर इस आवेश को भैया, अरे यार आ जाओ, इस आवेश को मान लो यहां पे बना देते हैं कहीं साइड में, यहां बना देते हैं। अगर एक आवेश यहां बीच में आ जाए, यानी कोई आवेश वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में स्थित हो जाए, यानी कोई आवेश है जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में स्थित है, तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा भी उस आवेश पे बल लगाया जाएगा और चुंबक क्षेत्र की वजह से भी बल लगाया जाएगा। तो लॉरेंज ने क्या कहा, लॉरेंज ने बोला कि जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के संपर्क में अगर आ जाए तो उस पर दोनों का बल लगता है, दोनों का बल लगता है। किसका बल लगता है, दोनों का, यानी एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र का, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बल लगता है भैया मैग्नेटिक फील्ड का, यानी एफएम। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो जो बल निकल करके आएगा जोड़ने के बाद, इसे ही बोला जाता है लॉरेंज बल कहा जाता है। और ये जो बल एफ होता है, एफ ई जो है आपका, एफ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल है, और वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एफ बटा क्यू होता है। तो क्यू को इधर भेज दोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू। तो इस वाले को हटा के आप लिख सकते हो ई इंटू क्यू लिख सकते हो प्लस, और इसको तो पता ही है क्या लिखा जाता है, क्यू ब्रैकेट में भी क्रॉस बी। ठीक है, अभी जो फार्मूला मैंने लिखा इसे ही बोला जाता है लॉरेंज बल, इसे ही बोला जाता है लॉरेंज बल। यहाँ कोई क्यू कॉमन ले लिया है, डरिए मत। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने बोला हो वही सेम, अगर परिभाषा में न दिखे तो बोलिए, सेम न दिखे तो बोलिए। कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करने लगे, यानी एक साथ वो दोनों में स्थित हो, यानी एक वो ऐसे जगह पे आ गई जहां पे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव कर रहा है आवेश, तो उस पे दोनों का बल लगेगा। तो उस पे जो संयुक्त बल कार्य करेगा, संयुक्त का मतलब दोनों का बल जो कार्य करेगा, उसे ही लॉरेंज बल कहते हैं। अब कोई जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ एग्जैक्टली वही लिखोगे, ये तो हो गया रटुआ वाले महादेव वाले बच्चों का, ठीक ना। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे रटुआ वाले नहीं होते हैं, पता है ना, यहाँ पे खेलते हैं, नचाते हैं टॉपिक को। तो क्या करना है यहाँ पे कि जब कोई कण वैद्युत क्षेत्र, जब कोई आवेशित कण
किसी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ये गति करने लगे तो उस पे दोनों का एक बल लगता है, यानी वैद्युत बल भी लगता है और चुंबकीय बल भी लगता है, और इन दोनों बलों का जो योगफल होता है इसे ही लॉरेंज बल कहते हैं। बन गया ना परिभाषा नया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे की चलेंगे तो अब आ जाएगा हमारा सिद्धांत। अब महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ चलेंगे। तो पहला सिद्धांत है हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो सिद्धांत और कार्यविधि लिखा जाएगा उसको मैं लिखने के बजाय मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि जब इसे तुम पढ़ोगे, मेरे वहां पे दिया हो ना, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ, वहां पे जब पढ़ोगे कोई पीडीएफ का चार्ज या कोई कॉस्ट नहीं है, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक भी रुपए नहीं लेना है वहां पे, न देना है आपको। ठीक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको नोट करने की, उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बच जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा आपको? कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, समझिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो होता है, पहले समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप कहेंगे अन्योन प्रेरण क्या होता है? अब आप बताइए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक चीज बताया था, आपको मजा आएगा अभी समझने में, याद है आपको? बस 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको एक बताया था कि जब हम इस तरह से कुंडली बना लेते हैं, इस तरह से, अब इस कुंडली में मान लो हम इस बार चुंबक इधर उधर ना करके हम इस कुंडली में लगा देते हैं बैटरी। बैटरी लगाने का मतलब होता है अब करंट इसमें बहेगा। और ये बात आप जानते हो कि जब कुंडली में इस तरह से करंट बहेगा, आई तो हर कोई जानता है जब करंट इस तरह से बहेगा तो करंट की वजह से क्या हो जाता है? चुंबक तैयार हो जाता है। करंट की वजह से क्या तैयार हो जाएगा? चुंबक तैयार हो जाएगा। इस तरह से हाँ या ना में जवाब चाहिए। इस बहने वाली करंट की वजह से क्या तैयार हो जाएगा? चुंबक तैयार हो जाएगा। अब देखना नहीं क्या होगा, अब इसी धारा के मान को हम बार बार बढ़ाए घटाए तो जो चुंबक वाली लाइनें हैं कभी ज्यादा मजबूत होंगी धारा बढ़ने की वजह से, तो चुंबक का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? और कभी धारा का मान घटा देंगे तो चुंबक का प्रभाव कम हो जाएगा। अब इसी का फायदा उठाने के लिए हमने क्या किया, बगल में एक और कुंडली लगा दिया, बगल में एक और कुंडली लगा दिया, लेकिन इस बगल में कुंडली लगा करके हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ा, यानी किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं लगा है यहाँ पे। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ से धारा के मान को बार बार बढ़ा घटा रहे हैं, तो चुंबक बार बार बढ़ घट रहा है, जिसकी वजह से इस कुंडली के अंदर से कभी ज्यादा फील्ड लाइन गुजर रही है, कभी कम फील्ड लाइन गुजर रही है, जिसकी वजह से इस कुंडली में क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। इसे ही बोला जाता है अन्योन प्रेरण। क्या बोला जाता है इसे? अन्योन प्रेरण। इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है, इसी सिद्धांत पे क्या करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है। देखो यहाँ पे वही चीज लिया ना, एक तरफ फेरों की संख्या ज्यादा है, एक तरफ कम है, और इसमें देखोगे एक तरफ फेरों की संख्या कम है, इस तरफ ज्यादा है, तो इसी वजह से एक को बोला जाता है स्टेप अप और एक को बोला जाता है सॉरी स्टेप डाउन, और एक को बोला जाता है स्टेप अप। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसे स्टेप अप को ऊंचाई कहते हैं और इसको अपचाई कहते हैं। अब क्या है इसका समझो, मतलब यहां पे समझाता हूं, ध्यान देना, समझ जाओगे। मान लो मैंने एक कुंडली लिया, इस तरह से मान लो एक कुंडली बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सोर्स लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, वोल्टेज। मान लो यहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं 100 वोल्ट, कितना, 100 वोल्ट। अब इधर जो मैंने लगाया, इधर जो मैंने इसी के जस्ट बगल में, और इस कुंडली को मैं बोल देता हूं यन का मतलब कुंडली, फेरों की संख्या, और इसे बोल देते हैं प्राथमिक कुंडली, पी का मतलब प्राइमरी। और यहाँ पे जो दूसरी कुंडली बना रहा हूँ, इसके फेरों की संख्या जानबूझ के मैं बढ़ा दे रहा हूँ, इसके फेरों की संख्या क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के बढ़ा दे रहा हूँ, और यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया हूँ, देख लो खाली है, ठीक है, यहाँ कोई बैटरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ, इसका नाम दे दे रहे हैं सेकेंडरी कुंडली, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज दिया 100 वोल्ट, तो यहाँ कुंडली कम होगी, ठीक है, जिधर वोल्टेज अगर तुम दे रहे हो और इधर की कुंडली के मुकाबले उधर की कुंडली अगर ज्यादा है, तो इधर तुम जितना वोल्टेज दोगे उससे ज्यादा वोल्टेज उधर मिलेगा, कुंडली ज्यादा होने की वजह से, समझ रहे हो? जैसे यहाँ 100 वोल्ट दिया तुमने, तो यहाँ तुम्हें 200 वोल्ट मिलेगा,
अगर तुमने 200 दिया तो 400 मिलेगा। हो ऐसा नहीं है कि हर समय डबल मिलेगा, कम भी हो सकता है, लेकिन इससे तो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली की अगर फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज दोगे उसका वहां पे, यानी ये क्या है, इनपुट दे रहे हो, और उधर क्या मिलेगा तुम्हें, आउटपुट। यानी कहने का मतलब जैसा भी तुम कॉपी में लिख रहे हो तो कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा ना, उसी तरह यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, इसे जो भी दे रहे हो उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक ना, तो यहाँ हम 100 वोल्टेज दे रहे हैं, तो वहां क्या मिलेगा हमें, 200 मिलेगा। क्या मिलेगा, 200। जैसे उदाहरण के तौर पे तुम्हारे घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसमें 11,000 वोल्ट की बिजली आती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो 11,000 वोल्ट की बिजली आती है, लेकिन क्या घरों में 11,000 वोल्ट आता है, नहीं ना, घरों में तो 220 आता है। तो ट्रांसफार्मर क्या किया, 11,000 वोल्ट को 220 में बदल दिया, यानी ज्यादा को कम में कर दिया। तो क्या ए वाला रूल लगा होगा ट्रांसफार्मर में, नहीं, ये तो क्या कर रहा है, कम वोल्टेज को ज्यादा में बदल रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर हमारे घर के आसपास लगा रहता है, ये वाला रूल नहीं काम करता। ये तो हो गया अप स्ट्रीम हो गया, ये क्या हो गया, स्टेप अप हो गया। क्या हो गया, स्टेप अप हो गया। स्टेप अप का मतलब होता है कम देंगे ज्यादा मिलेगा, कम देंगे ज्यादा मिलेगा। तो स्टेप डाउन क्या होता है, हाँ, स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ध्यान से समझो, जिधर तुम वोल्टेज लगाओगे उधर की तुम क्या करोगे, इस बार फेरों की संख्या ज्यादा कर दोगे, इधर फेरों की संख्या क्या कर दोगे, प्राथमिक कुंडली में ज्यादा, और जिधर तुम्हें रिजल्ट पाना है वहां पे फेरों की संख्या कम कर दोगे। यहाँ पे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही फेरों की संख्या कम होगी यहाँ भैया, तो यहाँ पे तुम जो भी दोगे, जितना भी करंट दो या वोल्टेज दो, उधर हमेशा कम मिलेगा। यही रूल तुम्हारे घर के आसपास ट्रांसफार्मर या हमारे घर के आसपास ट्रांसफार्मर में यूज होता है। अब बताओ यहाँ तक समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ यहाँ तक, कि हमारे घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है भाई, तो वहां पे, वहां से जो मेन तार है वहां से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, लेकिन घरों में वोल्टेज क्यों कम आ रहा है। यानी हमारे वहां से 11,000 वोल्ट की बिजली आ रही है, ठीक ना, और हमारे घरों में कितना पहुंच रहा है, 220 240। तो 11,000 वोल्ट को ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कैसे किया, 220 वोल्ट में। उसके लिए क्या किया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। जो भी बस्ती में, मोहल्ले में ट्रांसफार्मर यूज होता है उसे क्या बोला जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब समझ आई मेरी बातें बच्चों, चलो यहां तक समझ आ गया। तो अब यहां से जितना मैंने समझा है, इसी दम पे तुम ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिख सकते हो, ठीक है, और इसकी कार्यविधि लिख सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है इसका, ना तो सिद्धांत है ना तो कार्यविधि मैंने लिखा है। मेरा मकसद था तुम्हें बेहतर समझाना, तो समझा दिया मैंने। अब इसे तुम मेरे पीडीएफ में जा करके टेलीग्राम में इसे अच्छे से रीड करोगे, एकदम इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हीट स्टोन सेती का सिद्धांत। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन जरूर पूछा जा सकता है। तो व्हीट स्टोन क्या होता है, इसका डायग्राम यहाँ पे दिया होगा, ये देखो, ठीक है ना, फिर भी मैं बना के समझाऊंगा। व्हीट स्टोन होता क्या है, देखो, जैसे मान लो इस तरह से मैंने एक प्रतिरोध लिया, एक प्रतिरोध इधर लिया, एक प्रतिरोध ऐसे लिया, एक प्रतिरोध ऐसे लिया, और बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया बीच में, इस तरह से, बीच में इस तरह से मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है भैया, और हमें क्या देना होगा, बाहर से वोल्टेज देना होगा, यानी बैटरी लगाना होगा। अब बाहर से जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे, बाहर से हम जैसे ही बैटरी लगाएंगे, बाहर से हम जैसे ही बैटरी लगाएंगे, करंट बहना शुरू हो जाएगा। इस तरह से प्लस की तरफ से करंट बहना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना। अब जब करंट यहाँ से इस तरह से बहता हुआ जाएगा, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा I1, और कुछ करंट इधर चला जाएगा I2। और करंट को रोकने के लिए क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ के प्रतिरोध को R1 नाम देते हैं, यहाँ के प्रतिरोध को R2, यहाँ के प्रतिरोध को R3, यहाँ के प्रतिरोध को R4। और इसे मैं सिंबॉलिक तौर पे भी नेमिंग कर देता हूँ, ठीक ना। इसको हम सिंबॉलिक तौर पे इसको P कह देते हैं, इसको कह देते हैं Q, और इसको कह देते हैं R, इसको कह देते हैं S। अब तुम्हें करना क्या, ध्यान से समझो, ये जो R है, ये जो R है, इसके वैल्यू को थोड़ी देर के लिए, सपोज के लिए मैं कुछ मान लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एकदम इजीली समझ जाओगे, दूसरे को भी समझा सकते हो, इतना बेहतर समझा दूंगा। कि मान लो यहाँ पे जो प्रतिरोध है तुम्हारा, मान लो 20 वोल्ट 20 ओम का है, और यहाँ पे प्रतिरोध तुम्हारा 40 ओम है, ठीक है, समझो मेरी बात को। और यहाँ पे तुम्हारा प्रतिरोध है, मान लेते हैं 2 ओम का, और यहाँ प्रतिरोध है तुम्हारा 4 ओम का, ठीक है। अब तुम करो क्या, इन दोनों का रेशियो निकालो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात निकालो, भाग करो, डिवाइड करो। P का Q से भाग दे दो, तो P का वैल्यू कितना है, P वाले का 20, और Q वाले का कितना है 40। अब डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। उसी तरह तुम R और S का निकालो, R और S का डिवाइड करो, कितना आएगा 2/4, यानी भाग दोगे तो कितना आएगा 1/2। यानी तुम कह सकते हो कि P/Q जो है वो बराबर है किसके,
आर बटा यस के बराबर किसके भैया, आर बटा यस के है। तो जब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर बराबर आ जाए तो यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा, यहाँ पे करंट बीच वाले में नहीं बहेगा, करंट यहाँ से ऐसे घुस जाएगा, यहाँ से ऐसे घुस जाएगा, निकल जाएगा, करंट यहाँ पे बीच में नहीं आएगा। ऐसे जैसे करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो यहाँ घुसना चाहिए ऐसे, फिर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट पास नहीं करेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज अपने में बता रहा है। अब आएगी बात कि क्यों नहीं करेगा। तो आपको अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था 2 घंटे वाले में कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर, और जब वोल्टेज दोनों टर्मिनल का बराबर होगा तो करंट नहीं बहता। किसी भी तार में वोल्टेज में जब अंतर आता है तब धारा बहती है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब इसे पढ़ के देख लो, वही लिखा है। व्हीटस्टोन सेतु के इस सिद्धांत के आधार पर जब किसी विद्युत परिपथ में चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात समान हो जाए, अनुपात देखो यहाँ पे समान है ना, 1/2 1/2, अनुपात समान हो जाए, तब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात सेतु संतुलित अवस्था में हो जाता है। इसी स्थिति को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। ठीक है, और उसका यही फार्मूला है जो मैंने लिखा है, P/Q बराबर R/S। यहां तक समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो यही डायग्राम यहां दिया हुआ, देख सकते हो। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर है? आगे कहानी को लेकर चल रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र को परिभाषित कीजिए तथा इसका सिद्धांत बताइए क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा संधारित्र है क्या, यानी धारिता क्या है, धारिता क्या होता है। तो धारिता के बारे में कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो फिर से देख लो। जैसे मान लो कोई बाल्टी है, इस बाल्टी में हम पानी रख रहे हैं, तो बाल्टी जितना बड़ा होगा उतना ही ना पानी अंदर में जाएगा। पानी हम भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा पानी बाहर गिरने लगेगा, तो पानी फालतू जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, या तो बाल्टी बड़ा रखोगे या तो बाल्टी के साइज को बड़ा करोगे, हाँ या ना। तो बाल्टी के धारण करने की क्षमता, बाल्टी के धारण करने की जो क्षमता है वही धारिता है। उसी तरह प्लेट होता है। एक धातु का अगर हम प्लेट इस तरह ले लें, एक धातु का हम क्या कर ले, इस तरह प्लेट ले लें, अब बाहर से हम इस प्लेट में आवेश दें, बाहर से हम क्या दें, इस प्लेट को क्यों आवेश दे रहे हैं, तो इस प्लेट में आवेश इस तरह भरता जाएगा, भरता जाएगा, इस तरह से आवेश क्या होगा, भरता जाएगा। जब इस तरह से आवेश दोस्त भरता जाएगा, जब इस तरह से आवेश क्या होगा, भरता जाएगा, तो क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें आवेश पूरी तरह से फुल फिल हो जाएगा, भर जाएगा। जब आवेश पूरी तरह भर जाएगा तो आवेश बाहर की तरफ क्या होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा, स्केप करने लगेगा। समझ आई मेरी बातें? तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस प्लेट में आवेश धारण करने की क्षमता जितनी थी उसी की धारिता कहलाती है। तो आवेश जब हम भेज रहे थे तो इसके धारण करने की क्षमता कितनी है, अब आवेश जब पूरी भर गया तो क्या हो गया, बाहर गिरने लगा, तो यानी अब क्षमता से बाहर हो गया। तो हम ये देखते हैं कि आवेश धारण करने की क्षमता जो होती है, आवेश जब इसको भेजते हो तो वोल्टेज भी उत्पन्न होता है, विभव में अंतर आता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये आवेश और विभव का जब डिवाइड करते हो तो जो मिलता है, जो हमें मिलता है आंसर, उसे ही सी बोलते हैं, और सी को ही बोलते हैं धारिता। ठीक है, अब इसने बोला कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो जब एक प्लेट में इस तरह से बोलते हैं हम लोग, धरते हैं, तो क्या होता है कि पानी सॉरी आवेश फालतू में नष्ट होने लगता है। इसी के बचाव के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट के बगल में, ये जो हमारा प्लेट है, इसी प्लेट के बगल में हम एक और प्लेट ले लेते हैं, इसी प्लेट के बगल में क्या कर लेते हैं, हम एक और प्लेट ले लेते हैं, इसी प्लेट के बगल में भैया एक और प्लेट ले लेते हैं, और दूसरे प्लेट को अर्थिंग से जोड़ देते हैं। देखो समांतर प्लेट संधारित्र एकदम इजीली समझ आ जाएगा। देखो ये जो अभी बता रहा हूँ तुम्हें फील हो रहा होगा, तो तुम्हें ना मेहनत कम लगेगा तैयार करने में। अब यहाँ पे क्या है, आवेश है। ठीक है, अब यहाँ से आवेश जा रहा है, अब इस तरह से आवेश जा रहा है, तो यहाँ पे आवेश बढ़ता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, इस तरह, हाँ या ना, इस तरह से आवेश भरता जाएगा। जब आवेश भरता जाएगा, इस तरह से आवेश भरता जाएगा, और जितना आवेश यहाँ भरेगा उतना यहाँ माइनस बढ़ेगा, जितना आवेश यहाँ भरेगा इस आवेश की वजह से प्रेरित होकर के यहाँ अपने आप माइनस आने लगेगा। क्या आने लगेगा, माइनस। अब आपको पता है कि जैसे जैसे इस तरफ प्लस भरता जाएगा वैसे वैसे यहाँ माइनस आता जाएगा, और प्लस और माइनस की वजह से इन प्लेटों के बीच में एक चीज उत्पन्न हो जाएगा, और उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पूछा था ना कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, हाँ सिद्धांत पूछा था ना, तो देखो सिद्धांत यहाँ तक बता दिया मैंने ना। हाँ, इसका फार्मूला भी लिख सकते हो, C = होता है एप्सिलॉन नोट A/D। अब कहोगे ए है क्या, तो ए जो है तुम्हारा प्लेट का क्षेत्रफल, और डी क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, परिभाषा पूछा था, तो पहले देख लो।
दो समान आकार की धातु की प्लेट होती है। जो मैंने समझाया वही है कि नहीं? बहुत लोगों को लगता होगा कि सर जी क्या कर रहे हैं, यही सही टेक्निक है पढ़ाने का। ठीक है, तो दो समान आकार की धातु प्लेट एक दूसरे के समांतर थोड़ी दूरी पे रखी होती है। ठीक है भैया, थोड़ी दूरी पे रख कर उनके बीच में वायु या किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाता है। तो अभी मैंने कोई यहाँ पे इन दोनों आवेश के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, देख लो खाली है। ठीक ना? तो परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उपकरण वैद्युत आवेश के संचित करने लगता है, वैद्युत आवेश को रखने लगता है। संचित करने का मतलब होता है वैद्युत आवेश को धारण करने लगता है, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। क्लियर हुआ? सिद्धांत क्या, ध्यान से समझो। यह सिद्धांत वैद्युत आवेश के संचय या विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, कार्य करता है। जब प्लेटों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तब एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर समान समान यानी ये उतना ही, जितना धन आवेश इधर है उतना ही ऋण आवेश दूसरी प्लेट पे आ जाता है, दूसरी प्लेट पर आ जाता है, जिससे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो यही बात मैंने बोला था कि नहीं, कि प्लेटों में, कहाँ गया, यही बात मैंने बोला था कि अगर आपका IQ लेवल तेज होगा तो मैंने जो बोला था अभी याद होगा, मैंने बोला था यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसके वजह से बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या ये वही बोल रहा है कि नहीं ये बात? ये जो डेफिनेशन है क्या वही बात दोहरा रहा है कि नहीं जो मैंने बोला कि दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, ऋण और धन आवेश होने की वजह से दोनों प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ऊर्जा को संचित करने लगता है। ऊर्जा को क्या करने लगता है? संचित करने लगता है, स्टोर करने लगता है। समझ आए? और संचित ऊर्जा को स्टोर करता है। और ये जो C है, C बराबर क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D एक फार्मूला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ CV² होता है। क्या होता है? हाफ CV²। इस पे न्यूमेरिकल भी कराया हूं मैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ईमानदारी का बताओ, यहां तक क्लियर हो भैया? यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक आपको किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है जितना मैंने अभी तक बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए, पूरी चीजों को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए और बाकी वीडियो का इंतजार करिए, लगातार वीडियो आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।